एस नोवेल बॉय 1.0 में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए कदम रखने के लिए अरबपति लड़के साहिल की दुनिया में, एक ऐसी ऑडियो बुक पर आधारित कहानी जहां भावनाएं, परिवार, किस्मत, शक्ति और तकदीर एक दूसरे से टकराती हैं। जानिए साहिल की दास्तान, वह साधारण सा लड़का जिसने एक दुर्लभ रक्तदान करके मौत के दरवाजे पर खड़ी एक महिला की जान बचाई, और बदले में उसे मिला मिथिक गोल्ड फिंगर सिस्टम, जिसे खुद किस्मत ने उसे उपहार में दिया। माँ बाप को खोने के बाद वो बना एक अमीर घर का हिस्सा, नौकर नहीं बल्कि चार बेटियों का रक्षक, जिनकी अपनी अपनी अधूरी कहानियां, दर्द भरी यादें और छुपे हुए राज्य हैं। ये कहानी है समर्पण की, प्यार की, संघर्षों की, टूटे दिलों की, और उस अदम्य उड़ान की जो एक साधारण छात्र को बना देती है एक महान संरक्षक। कहानी अभी शुरू ही हुई है, नए एपिसोड्स जल्द आ रहे हैं। सफर का हिस्सा बने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अंजलि मेहता ने बोलते हुए अपनी आंखें झपकाए। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, कपूर आंटी ने योजना बनाई है। ठीक है, चुनकी कपूर आंटी ने ऐसा कहा तो मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। आदित्य शर्मा ने दांत दिखाए। अगला कौन है? क्या यह मेरी चौथी दी नहीं होनी चाहिए? आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को देखा। लंबे समय से तान्या शर्मा ने एक शब्द नहीं कहा, एक घूंट शराब नहीं पी, एक और खाना नहीं खाया, बस अपने गालों को हाथों में थामे वह चुपचाप आदित्य शर्मा को देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी और मुंह में बार बार बुदाबदाहट थी। वाह, इतना हैंडसम, वाकई इतना हैंडसम, खासकर उस पल में जब उसने मुझे गले लगाया था। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की नशे में डूबी हालत को देखा। उसने अपनी उंगली उठाई और तान्या शर्मा की आंखों के सामने हिलाया। चौथी दी, तुम ठीक हो ना? तान्या शर्मा के बगल में राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे क्या हो सकता है, वह बस नशे में है। कहते हुए राधिका सिंह ने अपनी उंगली उठाई और तान्या शर्मा को थपथपाया। तान्या शर्मा अचानक खड़ी हो गई। वह चौंक गई, कुछ सेकंड तक स्तब्ध रही, फिर होश में आई। होश में आने के बाद तान्या शर्मा ने देखा कि सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सिर घुमाया और राधिका सिंह को घूरते हुए गुस्से में कहा, दूसरी दी, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? अगर मैं तुम्हें फिर से नहीं डराती तो तुम्हारी लार डाइनिंग टेबल को बाढ़ में डुबो देगी। हमें खाना खाना है, हमें तैरना सीखना होगा। राधिका सिंह ने मजाक में कहा। अरे क्या मैं लार टपका रही हूं? तान्या शर्मा ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने मुंह को अपने हाथों से पोंछा। आदित्य शर्मा और अंजलि मेहता हंस नहीं सके। कुछ लोगों को हंसते देख तान्या शर्मा को तब पता चला कि उसे ठगा गया है। दूसरी दी, तुम फिर से मुझे ठग रही हो। माँ देखो, दूसरी दी को बस मुझे छेड़ना जानती हैं। हर उत्सव का दिन है, शोर मत मचाओ रिया। हमने और साहिल ने एक गिलास पी लिया, क्या तुम एक गिलास नहीं पिएगी? अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ने पी लिया तो बेशक मुझे भी पीना है। तान्या शर्मा ने अपना गिलास उठाया और आदित्य शर्मा को देखा। चलो साहिल, चौथी दी तुम्हें सलाम करती है। रुको, तान्या शर्मा ने तान्या शर्मा को रोका। रिया, अभी हमने साहिल के साथ एक गिलास पी लिया, लेकिन तुमने धन्यवाद कहा, क्या तुम बस ऐसे ही पिएगी? धन्यवाद का एक शब्द। तान्या शर्मा ने अपनी भौहें उठाई। हम सब एक परिवार हैं, इतने धन्यवाद के शब्दों की क्या जरूरत? एक वाक्य में सब कुछ शराब में है। कहते हुए तान्या शर्मा ने वाइन गिलास उठाया। नन्हा ने शराब को पूरा कर दिया। उसने खाली गिलास को हिलाया, मुस्कुराए। कोई भी धन्यवाद का शब्द एक गिलास से बेहतर है ना साहिल? हाँ, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया और तान्या शर्मा को अंगूठा दिखाया। चौथी दी, तुम वाकई एक सच्ची नायिका हो। मैंने भी कर लिया। ये देखकर कि आदित्य शर्मा ने शराब पी ली, तान्या शर्मा खड़ी हुई और आंटी शांति के हाथ से वाइन की बोतल ली। वह चली गई और आदित्य शर्मा के लिए एक और गिलास डाला। साहिल, तुम एक गिलास से नहीं कर सकते, जैसा कि कहावत है, अच्छी चीजें जोड़ों में आती हैं। एक और गिलास पी, तान्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया और बोला, चौथी दी, मेरे लिए एक और गिलास पीना ठीक है, लेकिन अच्छी चीजें जोड़ों में नहीं आ सकती और मैं अकेला नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं पीना चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पीऊं? तान्या शर्मा ने अपनी भहे से कुली थोड़ा हिचकिचाई। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को ज्यादा पिलाने की योजना बनाई थी। आदित्य शर्मा के ज्यादा पीने के बाद वह बहाना बनाकर आदित्य शर्मा की देखभाल कर सकती थी। क्या उसे अकेले में मौका नहीं मिलेगा? बेशक शर्त यह थी कि वह खुद ज्यादा ना पिए। अगर वह ज्यादा पी लेती तो वह आदित्य शर्मा की देखभाल कैसे कर सकती थी? किसी को उसकी देखभाल करनी पड़ती। लेकिन अब आदित्य शर्मा की बात यहाँ थी और तान्या शर्मा बिना पिए नहीं रह सकती थी।
वैसे भी यह रेड वाइन है और शराब इतनी तेज नहीं है। एक और गिलास पीने से क्या डरना। एक पीने के बाद मैं शोर मचाऊंगी। मैं माँ, बड़ी दी, दूसरी दी और तीसरी दी को साहिल के साथ पीने के लिए कहूंगी। जब वे सब नशे में होंगे तो यह मेरा अकेले का संसार होगा। तान्या शर्मा की इच्छा बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने एक बात भूल गई। उसकी शराब की क्षमता और बुद्धि पर्याप्त नहीं थी। अध्याय 127 खत्म। तान्या शर्मा और पीना चाहती है। चलो साहिल, अच्छी चीजें जोड़ों में होती हैं। चौथी दी तुम्हारे साथ एक गिलास पीती है। तान्या शर्मा अपनी सीट पर लौटी, गिलास उठाया और आदित्य शर्मा के साथ टकराया और दोनों ने फिर से पी लिया। पीने के बाद तान्या शर्मा ने नैना गुप्ता को देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, बड़ी दी, साहिल ने तुम्हारी जमीन लेने में मदद की और तुम्हारी परेशानी सुलझाई। क्या तुम साहिल के साथ एक गिलास नहीं पिएगी? नैना गुप्ता ने तान्या शर्मा के चेहरे पर शरारती नजर देखी। वह मधुरता से मुस्कुराए। मैं पहले ही साहिल के साथ एक गिलास पी चुकी हूं और मैंने इसके लिए उसे धन्यवाद दिया था। आज का कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नॉवल वर्ल्ड के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इन्हें सच समझकर अपने जीवन से ना जोड़ें तो मजा लीजिएगा कहानी का। तुमने इसे कब पिया? तान्या शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। बस जब तुम पागल हो रही थी। उस समय नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दी, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? तान्या शर्मा ने असंतुष्ट होकर होठ टेढ़े किए। बस पियो। नैना गुप्ता को पकड़ नहीं पाए। तान्या शर्मा ने फिर से अपना निशाना रिया वर्मा पर साधा। उसने राधिका सिंह को क्यों नहीं चुना? क्योंकि तान्या शर्मा जानती थी कि वह राधिका सिंह से मुकाबला नहीं कर सकती। तीसरी दी, साहिल ने तुम्हारे लिए 2000 पर्यटकों के समूह के लिए ठहरने की समस्या हल कर दी। क्या तुम साहिल के लिए एक गिलास नहीं उठाओगी? रिया वर्मा आदित्य शर्मा के साथ पी रही थी, लेकिन राधिका सिंह उसे बार बार आंख मार रही थी। उसने भी हार मान ली। मैंने अभी अभी पिया, इसलिए उदाहरण चिन्ह। रिया वर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और मुस्कुराई। तुमने भी पिया? तान्या शर्मा फिर से हैरान रह गई। कब? जब तुम पागल हो रही थी, रिया वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरी दी, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो, है ना? मैं तुम्हें अब इग्नोर कर रही हूं। तान्या शर्मा ने नाक चढ़ाई और चिढ़कर खरोच लिया। दूसरी दी, तुम? तान्या शर्मा ने निराशा में अपनी नजर राधिका सिंह पर डाली। राधिका सिंह मुस्कुराई। जैसे ही वह बोलने वाली थी, शालिनी मल्होत्रा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठीक है, कुछ मत कहो। मुझे पता है तुमने भी साहिल का शुक्रिया अदा किया क्योंकि मैं पागल थी उस समय, है ना? बस जान लो। तान्या शर्मा ने हंसते हुए कहा। रिया वर्मा की ओर देखकर बोली, रिया, इस बार तुम किसे ढूंढ रही हो? माँ को? माँ? तान्या शर्मा ने अंजलि मेहता की ओर देखा। कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया। छोड़ो, माँ की तबीयत अभी अभी सुधरी है और ज्यादा पीना ठीक नहीं। रिया की बात सुनकर अंजलि मेहता ने राहत की सांस ली। मेरी चौथी बेटी, हालांकि वह आमतौर पर उछल कूद और अजीब होती है, लेकिन उसकी माता पितृ भक्ति अपनी दूसरी बहनों से कम नहीं है। तुम सब क्या हो? तुमने पी लिया तो आज का स्वागत समारोह खत्म हो गया। तान्या शर्मा ने मुंह फुलाकर असंतुष्ट चेहरा बनाया। आदित्य शर्मा ने उदास तान्या शर्मा को देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। अरे, चौथी दी को इतना अल्पथलक देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, उसकी मदद कर देता हूँ। सोचते हुए आदित्य शर्मा ने वाइन ग्लास उठाने वाला था। उसने सोचा कि सभी को एक साथ पीने का सुझाव दे, लेकिन तभी राधिका सिंह बोल पड़ी। ये कैसे खत्म हो सकता है? तुमने अभी तक साहिल का शुक्रिया नहीं किया। साहिल ने तुम्हारे लिए लग्जरी मोटर्स शोरूम खरीदा, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मदद है। क्या तुम साहिल के लिए 2 गिलास नहीं उठाओगी? शालिनी मल्होत्रा अपनी खूबसूरत आंखें टिमटिमाते हुए, मुझे फिर क्यों? मैं और साहिल 2 गिलास पी चुके हैं। तुमने 2 गिलास पिए लेकिन शुक्रिया तो कहा नहीं। पे का मतलब कुछ और होता है। वह गिनती नहीं। चलो फिर से शुरू करो। राधिका सिंह हंसी। दरअसल राधिका सिंह की अपनी योजना थी। भोज के बाद कोई ना कोई निश्चित रूप से साहिल को ढूंढेगा जब वह नशे में होगा। वह चाहती थी कि यह मौका अनन्या के लिए सुरक्षित रहे, लेकिन ये करना मुश्किल था और सबसे बड़ी मुश्किल थी तान्या शर्मा। केवल तान्या शर्मा को ज्यादा पिलाकर ही वह आदित्य शर्मा और नैना गुप्ता के लिए एकांत वातावरण बना सकती थी। ये शर्मनाक है। वह दूसरों को अपने नाम से पिलाना चाहती थी, फिर भी उसे खुद ही हमेशा पीना पड़ रहा है। राधिका सिंह ने उकसाने की तरकीब अपनाई। रिया, क्या तुम्हें ज्यादा पीने का डर है? अगर ऐसा है तो छोड़ो। मैं तुम्हारी ओर से साहिल का सम्मान करूंगी। हालांकि अगर मैंने सम्मान कर लिया तो अगर तुम साहिल का काम संभाल सकती हो तो तुम्हें देना होगा। नहीं, तान्या शर्मा ने बिना सोचे मना कर दिया। राधिका सिंह, मैं साहिल की देखभाल दूसरों को कैसे सौंप सकती हूं अगर वह यह मौका चूक गई? पता नहीं, बंदर के साल और घोड़े के महीने में स्वीकारती होगी। दरअसल तान्या शर्मा का अंतिम लक्ष्य वही था जो उसने सुबह कहा था। क्या ये सिर्फ टोस्ट नहीं है? मैं करूंगी। मैं इस शराब से ज्यादा नहीं पऊंगी। तान्या शर्मा ने अपना गिलास उठाया। दबंग गई से। साहिल, चौथी दी तुम्हें टोस्ट कर रही है।
तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। चलो चीयर्स बोलने के बाद तान्या शर्मा ने अपने बाल आगे किए। फिर से आदित्य शर्मा के साथ गिलास टकराया। गिलास में शराब पीने के बाद आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से सिर हिलाया और शराब भी पी ली। ये गुलाबी हो गया। हाँ, रेड वाइन की डिग्री ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका स्टैमिना मजबूत है। खासकर जब हवा चलती है तो शराब और भी तेज हो जाती है। हालांकि रेसरा में हवा नहीं थी। तान्या शर्मा की शराब पीने की क्षमता कम थी और इतनी जल्दी में लगातार 3 गिलास पीने से इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आदित्य शर्मा ने भी देखा कि तान्या शर्मा थोड़ी नशे में थी। चिंता से पूछा, चौथी दी तुम ठीक हो? अगर नहीं कर सकती तो कम पियो। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? ये पे कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी पी सकती हूँ, तान्या शर्मा ने लाल चेहरे के साथ कहा। तान्या शर्मा के बहादुरी भरे चेहरे को देखकर आदित्य शर्मा मुस्कुराया। उसे लगा कि तान्या शर्मा का ये रूप वाकई प्यारा है। छोड़ो, चौथी दी को इस तरह अकेले पीने मत दो, कोई रास्ता सोचो। कपूर आंटी दीदियां, आज हम खुश हैं तो बार बार शुक्रिया क्यों ना खेलें। जो हारेगा वह पिएगा। यह मजेदार है, माहौल को जीवंत कर सकता है और यह निष्पक्ष है। अगर तुम हार गए तो तुम पियोगे और कोई पक्षपात नहीं होगा। आदित्य शर्मा के प्रस्ताव को सुनकर अंजलि मेहता को यह बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराई और बोली, ये प्रस्ताव अच्छा है। क्या कर रहे हो? नैना गुप्ता ने मुंह खोला और कहा, बेहतर होगा कि कोई ऐसा शराब का खेल खेले जिसमें गहराई हो और संस्कृति दिखे। ये हमारे कपूर परिवार की शैली के अनुरूप है। यह अच्छा है, मैं सहमत हूँ, रिया वर्मा ने प्रशंसा की। तान्या शर्मा ने बुदबुदाया, खेल सकते हो लेकिन बहुत उन्नत नहीं होना चाहिए। राधिका सिंह हंसी, क्यों ना हम कविता सॉलिटियर खेलें, ये काफी आसान है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। आदित्य शर्मा और अन्य सहमत हुए। अब केवल तान्या शर्मा बाकी थी। फूलों के लिए पूछें, कविता सॉलिड है, यह मुश्किल नहीं है, तान्या शर्मा ने भौहे से कुड़ी। मुझे प्राचीन कविताएं अच्छी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं हूँ। राधिका सिंह ने तान्या शर्मा की ओर आंख मारी। तुम मेरे पीछे हो, मैं तुम्हें सबसे आसान दूंगी, बस 300 तांत कविताएं, ठीक है? तान्या शर्मा ने यह सुनकर खुशी से उछल पड़ी। 300 कविताएं? ठीक है, ठीक है जी, रन वो में 2 तोंगीले, वो में जकौन मामा कैशी। आदित्य शर्मा ने अंजलि मेहता की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं पहले शुरू करती हूँ। ओ, मैं सोचती हूँ। अंजलि मेहता ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मुस्कुराए। पहले एक आसान करते हैं। माँ के हाथ में धागा, बेटे के शरीर पर जैकेट। ये सुनकर आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। कपूर आंटी बहुत अच्छी है, ये हमारे रिश्ते से मेल खाता है और मौजूदा मूड से भी। कपूर आंटी ने मेरे लिए कपड़े खरीदे। बड़ी दी, तुम्हारी बारी या जी? नैना गुप्ता ने थोड़ा सोचा। कपड़े टूट गए, कमल बिखर गया, फूल बिखर गए, चमकीला गुलदाउदी सजा हुआ। ताम राजवंश ने ली शिमन के एक शरद है, चंद्रमा पर हमला किया। साहिल, तुम्हारी बारी। नैना गुप्ता ने भें उठाए। आदित्य शर्मा एक विद्वान हैं, कविता सॉलिटो उनके लिए स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है। कुछ सेकंड सोचा, आदित्य शर्मा ने मुंह खोला और कहा, हालांकि बादल गुलदाउदी से पतले हैं, शरद के फूल ही सुगंधित हैं। दूसरी दी फैंग। राधिका सिंह मुस्कुराए, आत्मविश्वास से भरी। वह कविता की प्रेमी है और कुछ प्राचीन कविता संग्रह से कंठस्थ हैं और फिर एक कविता। इतना आसान। हालांकि उसके बगल में तान्या शर्मा बहुत घबराई हुई थी। अभी की 3 कविताओं में केवल अंजलि मेहता ने जो कहा उसे वह याद कर सकती थी, बाकी की तो उसने कभी सुनी भी नहीं थी। दूसरी दी, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, तुम मेरे पीछे हो, मेरे साथ मजाक मत करना, तान्या शर्मा ने नरमी से विनती की। राधिका सिंह ने दांत दिखाए और मुस्कुराए। चिंता मत करो, मैंने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फूलों और फूलों के साथ सुगंधित पेड़ों का आनंद लो और युद्धियों को आकाश में बिखेर दिया गया है। खाली शब्द, यह मुश्किल नहीं है। चलो। राधिका सिंह ने फिर से भें उठाए और शालिनी मल्होत्रा की ओर देखा। क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे एक भी याद नहीं। राधिका सिंह पास में थी। समय पहाड़ तक पहुंचने का है। रिया, तुम्हें जुर्माना के रूप में पीना होगा। तान्या शर्मा ने मुंह फुलाया। दूसरी दी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम खाली शब्दों का जवाब नहीं दे पाओगी। राधिका सिंह ने चेहरे पर मासूमियत के साथ कहा। आदित्य शर्मा हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। दूसरी दी ने खाली शब्द दिए। खाली शब्दों का जवाब कहाँ से सोचूं? रिया वर्मा ने चुपके से जीभ चटकाए। अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, वरना मुझे भी पीना पड़ता। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तान्या शर्मा ने गुस्से से राधिका सिंह को घरा। तुम जो चाहो कह सकती हो, लेकिन अगर तुमने नहीं लिया तो तुम्हें पीना होगा। राधिका सिंह ने कंधे उचकाए। उदासीन दिखते हुए राधिका सिंह ने दांत पीसे। ठीक है, मुझे याद रहेगा, मैं पीऊंगी। उसने गिलास उठाया और उसे पूरा पी लिया।
पीने के बाद राधिका सिंह ने सभी को रोकने के लिए हाथ उठाया। मैं हार गई, फिर मैं सवाल बनाऊंगी, हम 9 गुण अंतालिका को कितनी बार दोहराएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह अध्याय 128 तीसरी डी ड्रेस उतारो। तान्या शर्मा समझ गई, प्रिया मेरी मदद नहीं करेगी, कविता में अकेली मैं बेकार हूँ, मैं हारी और मैं तय करती हूँ। चलो 9 गुण तालिका खेलते हैं और कुछ आसान खेलते हैं। यह पारिवारिक समारोह है, प्राचीन कविताओं की प्रशंसा के लिए नहीं। इतनी सारी प्राचीन कविताएं याद करने का क्या फायदा। तान्या शर्मा की बात सुनकर आदित्य शर्मा मुस्कुराया और कंधे उचकाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या खेलें, हाय साहिल ही बेहतर है। सबसे पहले मेरा समर्थन करने वाला चौथी दी तुम्हारी आभारी है। तान्या शर्मा ने अपनी छाती पर हाथ मारा और आदित्य शर्मा को कृतज्ञता भरी नजर दी। आदित्य शर्मा ने भी उसी तरह जवाब दिया। उसने भी देखा तान्या शर्मा ज्यादा पीने की शुरुआत कर रही थी। उसकी हरकतें इतनी बेतरतीब हो गई थी। अंजलि मेहता, नैना गुप्ता और रिया वर्मा को भी कोई आपत्ति नहीं थी, केवल राधिका सिंह बची थी। राधिका सिंह ने तान्या शर्मा को देखा और मुस्कुराए। तुमने जो कहा वह भी सही है, लेकिन 9 गुण अंतालिका बहुत आसान है। अगर इस तरह खेलते रहे तो पूरी रात में एक गिलास भी नहीं पी पाएंगे। कोई बात नहीं, हम तेजी करेंगे, ताल ठोके और अगर ताल छटी या जवाब नहीं दे पाए तो पीना होगा। जवाब देने का समय केवल 2 सेकंड। कैसा है? तान्या शर्मा ने कहा। राधिका सिंह ने क्षण भर सोचा, हाँ ये ठीक है। 4 और 1 मिट्टी। ठीक है, मैं पहले आती हूँ। तान्या शर्मा ने सभी को बुलाया। सब मेरी ताल के साथ चलो। कहते हुए तान्या शर्मा ने दोनों हाथों से ताल ठोकी। बाकी लोग भी साथ आए। चलो 99 गुण तालिका, 9 गुण तालिका 4828 RIYA वर्मा ने तुरंत कहा। हाँ तीसरी दी गलत हो गई, पी लो, तान्या शर्मा ने जोर से हंसते हुए कहा। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर रिया वर्मा की ओर मुड़ा। तीसरी दी 4820 ये किस देश की गुणन तालिका है? रिया वर्मा का चेहरा लाल हो गया। मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर प्रतिक्रिया नहीं दी तो पीना होगा। जल्दी करो, तान्या शर्मा ने उकसाया। बस पंगी, अगले राउंड में मैं नहीं हारूंगी। रिया वर्मा ने असंतुष्ट होकर मुंह फुलाया और फिर गिलास में शराब पी ली। चलो 9 गुण अंतालिका, 9 गुण अंतालिका 3 मिट्टी। ताल बजाना जारी रखें। 99 गुण अंतालिका, 99 गुण अंतालिका 56 3। नैना गुप्ता ने भी आसानी से जवाब दिया। ये खेल नैना गुप्ता, आदित्य शर्मा, राधिका सिंह और अन्य लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन रिया वर्मा प्यारी होने पर गलतियां करती है। बेशक तान्या शर्मा भी है। हालांकि तान्या शर्मा ने इस खेल का प्रस्ताव रखा। उसकी प्रतिक्रिया क्षमता भी अच्छी नहीं है। मजबूत अगर नहीं पीती तो बेहतर है, शराब पीने का दिमाग इतनी तेजी से नहीं घूमता। साथ ही एक जानबूझकर शरारती राधिका सिंह है। राधिका सिंह ने बैटन लेने के बाद वह मुस्कुराए। 99 गुण अंतालिका, 99 गुण अंतालिका छोटा 52584545 TANYA। शर्मा ने कुछ बार अटकने के बाद आखिरकार जवाब दिया, लेकिन उसने फिर भी गलत जवाब दिया। 8545। तान्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया तुम्हारा गणित का स्तर काफी अच्छा है। 8545 कैसे हो सकता है? यह 48 होना चाहिए। क्या मैं गलत हो गई? तान्या शर्मा को अभी तक पता नहीं चला। वह बुदबुदाए 188 है। 286382448832588884 शी हाँ 58 = 40। तान्या शर्मा हैरान थी। मैंने क्या कहा? आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तुमने कहा 5845, मैंने ऐसा बेवकूफ़ी भरा जवाब कैसे दे दिया? तान्या शर्मा उदास दिखी। तो कौन जानता है, राधिका सिंह ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारा चुना हुआ खेल है और तुमने अपना दिमाग खो दिया। ओह मुझे समझ आया। तान्या शर्मा ने समस्या समझ ली। वह राधिका सिंह को देखकर दांत पीसते हुए बोली, दूसरी दी, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। सब ने छोटे अंक पहले रखे और तुमने बड़े अंक पहले रखे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम मूर्ख हो। ये खेल गिनती नहीं। किसने कहा कि 9 गुण अंतालिका में केवल सबसे छोटा ही हो सकता है? तुम्हारे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने सिखाया। जब तक मैं 9 गुण अंतालिका के साथ बाहर आती हूँ, मैं ले लूंगी। रिया तुम हार नहीं सकती है ना? तान्या शर्मा ने भय उठाए और मुस्कुराए। किसने कहा मैं हार नहीं सकती? तुम ठीक है, मैं पऊंगी। तान्या शर्मा खंडन नहीं कर सकी। उसने दांत पीसे और अपने गिलास में शराब फिर से पी ली। चलो मुझे तुम्हारा तरकीब समझ आ गई, क्या मैं इसे उल्टा नहीं कर सकती? तान्या शर्मा ने हंट टेढ़े किए। 99 गुण अंतालिका, 99 गुण अंतालिका 3515 RIYA वर्मा ने लिया और खेल जारी रहा। 2 और चक्कर लगाने के बाद रिया वर्मा ने गलत पिया। अंजलि मेहता का मुंह तैर गया। कुछ नहीं कहा और एक गिलास पिया। तान्या शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उसे वाकई राधिका सिंह की तरकीब समझ आ गई थी। ठीक है, प्रगति हुई है। राधिका सिंह ने तान्या शर्मा को थोड़ा मिमी के साथ देखा। हाँ मैंने कहा था, मुझे समझ आ गया। मैं निश्चित रूप से जवाब दे सकती हूँ। आत्मविश्वास अच्छी बात है,
लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास घमंड है। राधिका सिंह ने अपने मुंह के कोने उठाए। फिर से मेरी बारी है। 9 गुणनतालिका 99 गुणनतालिका 26 TANYA शर्मा ने एक पल के लिए अटक कर फिर गलत जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी 9 गुणनतालिका सीमा से बाहर है। 9 की शक्ति केवल 81 है। तुमने 89 गिना। मैंने तुम्हारे लिए चंद्रमा का चरण देखा। राधिका सिंह ने भारी मुस्कान के साथ कहा। तुम चिंता नहीं कर रही हो कि तुम शरारत कर रही हो? बड़े अंक पहले नहीं आए, फिर तुम यहां सही क्यों आए? तान्या शर्मा गुस्से से मरने वाली थी। मैं बाहर हूं। सवाल क्या तुम्हें परवाह है कि मैं सकारात्मक हूं या नकारात्मक? जल्दी करो, एक गिलास पियो। तुम बस पियो। तान्या शर्मा वाकई हक्का बका थी। बस दांत पीस कर शराब पी ली। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को धमकाए जाते देखा। उसने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। चौथी दी, तुम आज स्थान के मामले में हार गई। तुम्हें दूसरी दी के पीछे किसने रखा? राधिका सिंह ने तान्या शर्मा को पीते हुए देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जारी रखो। रुको, मैं अभी आती हूं। राधिका सिंह लाल चेहरे के साथ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? राधिका सिंह ने पूछा। दरवाजा खोलकर पानी निकालने। राधिका सिंह, देखो तुमने चौथी दी को भर दिया। आराम से आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए समझाया। तुम बेकार, मैं अभी तुम में नहीं हूं। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को आंखें तरेरी। फिर उसने चुपके से नैना गुप्ता की ओर देखा। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे समझ आया कि राधिका सिंह उसे और नैना गुप्ता के लिए मौके बनाना चाहती थी। हाय, दूसरी दी वाकई मेरे लिए कुछ नहीं कहती, लेकिन ये तरीका थोड़ा ज्यादा है। थोड़ी देर में चौथी दी निश्चित रूप से ज्यादा पी लेगी। मैं वापस आ गई। चलो चलो, इस बार हमें तेज करना होगा। गलत, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तान्या शर्मा ने उत्साहित चेहरे के साथ सभी को बुलाया। खेल जारी रखें। आगे खेल तेज हो गया। वाकई प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं था। बस बेतरतीब कहो। अगर तुम 9 गुणनतालिका से परिचित नहीं हो तो निश्चित रूप से गलती करोगे। कुछ मिट्टी के चक्कर लगाने के बाद आदित्य शर्मा ने 3 बार गिलास पिया और नैना गुप्ता और अंजलि मेहता को भी बख्शा नहीं गया। 4 या 5 बार, यहां तक कि राधिका सिंह भी 3-4 बार फंसी। बेशक सबसे ज्यादा पीने वाली थी रिया वर्मा और तान्या शर्मा। खासकर तान्या शर्मा सबसे ज्यादा थी। आखिरी कुछ राउंड में तान्या शर्मा के सवाल गलत थे, जिससे सभी हंस पड़े। रात्रि भोज 7 बजे शुरू हुआ। थोड़ा खाने के बाद 6 मिट्टी की बोतलें रेड वाइन की सभी पी ली गई और सभी थोड़े नशे में थे। आदित्य शर्मा भी थोड़ा नशे में था। उसने अपनी आंखें सिकुड़कर 5 खूबसूरत महिलाओं को देखा जो देवीसी लग रही थी। उसके मुंह के कोने अनायास ही ऊपर उठ गए। वे सभी मेरी हैं। वे सभी मेरा परिवार है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे इस परिवार की अच्छी तरह रक्षा करनी है। मुझे और मजबूत बनना है और शक्तिशाली। एक दिन मैं अपनी छोटी मोटी सोच को ईमानदारी और स्पष्टता से बोल सकूंगा। दरअसल आदित्य शर्मा को अभी भी थोड़ा अपराधबोध था। हालांकि उसकी वित्तीय संसाधन अब छोटे नहीं थे। कपूर परिवार की तुलना में उसे अभी भी थोड़ा कमी महसूस होती थी। बहुत दूर वह एक दिन कपूर परिवार को पीछे छोड़ना चाहता था और वास्तव में कपूर परिवार की 4 बहनों के बराबर होना चाहता था। तभी वह पर्याप्त आत्मविश्वास रख सकता था। जो चाहे वह करें। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है। यहां तक कि सिस्टम की मदद से भी ये बहुत मुश्किल है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डिंग, बधाई हो मेजबान, सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ। एलब साइन इन उपहार पैकेज फिर से जारी करें। अंजलि मेहता ने 24 घंटे सुपर उपहार पैकेज पर साइन किया। डिंग, बधाई हो मेजबान को रिया वर्मा के 24 घंटे साइन इन सुपर उपहार पैकेज मिला। डिंग, बधाई हो मेजबान को तान्या शर्मा के 274 घंटे सुपर उपहार पर साइन इन मिला। पैकेज हम सिस्टम से संकेत सुनकर आदित्य शर्मा अचानक चौंक गया और शराब का नशा थोड़ा कम हो गया। सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ। 24 घंटे सुपर सुप्रीम उपहार, क्या हो रहा है? मुझे याद है उन्होंने 24 घंटे के लिए साइन इन नहीं किया था। मेजबान को जवाब, ये सिस्टम अपग्रेड और फिर से जारी करने का इनाम है और साइन इन उपहार पैकेज स्वचालित रूप से 2 मिनट 4 घंटे तक अपग्रेड हो जाएगा। मैं जाता हूं। ऐसा लाभ भी है? बढ़िया। मेरा सिस्टम भयल। क्या यह नहीं है? मेरी कपूर आंटी, तीसरी डी और चौथी डी के इनाम भी उपलब्ध हैं। एक भूमि और 4 छोटे प्राप्त करें। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, मेजबान साइन इन करने वालों के लिए इनाम स्वतंत्र रूप से जारी कर सकता है। हाँ, चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं। मैं अब इनाम जारी करूंगा। शराब का फायदा उठाते हुए आदित्य शर्मा खड़ा हुआ। उसने अपने बगल में रिया वर्मा को देखा। हंसते हुए, तीसरी दी ड्रेस उतारो। अब इसमें आदिबोधक चिन्ह। अध्याय 129। तान्या शर्मा के नशे में धुतावेग, सिस्टम अपग्रेड हो गया और आदित्य शर्मा को 34 घंटे सुपर उपहार पैकेज दिए गए, इसलिए आदित्य शर्मा बहुत उत्साहित था। इन 34 घंटे सुपर उपहार पैकेज के साथ आदित्य शर्मा के वित्तीय संसाधन बहुत बढ़ जाएंगे, जो उसके लक्ष्य के एक कदम और करीब है। उत्साह में शराब का प्रभाव और भी बढ़ गया। आदित्य शर्मा अपने उत्साह को व्यक्त करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका।
वह खड़ा हुआ और अपनी बगल में थोड़ी नशे में धुत रिया वर्मा को देखा। उसके मुंह का कोना उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी दी, अपनी इवनिंग ड्रेस उतारो। हम आवाज जमीन पर गिरी। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। अंजलि मेहता और नैना गुप्ता दोनों ने हैरानी से आदित्य शर्मा को देखा, यह नहीं जानते कि आदित्य शर्मा क्या करना चाहता है। राधिका सिंह भी सदमे में बड़ी हो गई और बोली, साहिल तुमने क्या कहा? क्या तुम नशे में हो? चलो, राधिका सिंह को वाकई डर था कि आदित्य शर्मा नशे में अपनी अंतरतम सोच को आवेग में व्यक्त कर देगा। अगर उसने ऐसा किया तो घर में हंगामा मच जाएगा। साहिल तुमने क्या कहा? मुझे अपनी इवनिंग ड्रेस कपड़े उतारने को कहा। रिया वर्मा भी हक्का बक्का रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य शर्मा ऐसी बात कहेगा, और पूरे परिवार के सामने हैरानी के अलावा रिया वर्मा को फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साहिल, माँ और बड़ी दी के सामने कैसे हो सकता है? दूसरी दी, रिया ने कहा, भले ही तुम मुझे याद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। साहिल, मैं बाद में कमरे में बात करूंगी। 09 ठीक है, रिया वर्मा ने लाल चेहरे के साथ फुसफुसाया। आवाज वाकई बहुत धीमी थी, मच्छर की तरह केवल आदित्य शर्मा ही सुन सकता था। सबके हैरान चेहरों को देखकर आदित्य शर्मा को भी एहसास हुआ कि उसके बोलने का तरीका गलत था। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। मेरा मतलब वह नहीं था। मेरा मतलब है, साहिल कुछ मत कहो। तीसरी दी तुम्हें इग्नोर करती है। चौथी दी तुम्हारी मदद करती है। क्या सिर्फ इवनिंग ड्रेस उतारनी है? मैं आती हूँ। अपनी इवनिंग ड्रेस का बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तान्या शर्मा ने वाकई ज्यादा पी लिया था। वह अब होश में नहीं थी। निश्चित उसके दिमाग में आदित्य शर्मा के लिए प्यार भरा था। आदित्य शर्मा कुछ भी कह सकता था और वह जो कुछ भी करने को कहता वह मना नहीं करती। आदित्य शर्मा रिया की हरकतों से चौंक गया और उसने जल्दी से हाथ हिलाया। चौथी दी, मेरा मतलब वह नहीं था। वाकई मत उतारो। बड़ी दी, चौथी दी को रोके। आदित्य शर्मा अपनी बात पूरी करने से पहले ही राधिका सिंह पहले ही खड़ी हो चुकी थी और तान्या शर्मा को गले लगा लिया। रिया, बेवकूफ़ी मत करो। साहिल का मतलब वह नहीं था। तुम नशे में हो। दूसरी दी तुम्हें वापस ले जाएगी। मैं नशे में नहीं हूँ। दूसरी दी, मुझे मत पकड़ो, साहिल की बात मुझे सुननी होगी। तान्या शर्मा ने जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें नहीं पता मैं खुश हूँ? खुश और साहिल के साथ अगर तुम्हें पसंद है तो भी तुम बेतरतीब नहीं हो सकती। राधिका सिंह ने तान्या शर्मा को कसकर गले लगाया। उसी समय उसने आंटी शांति को बुलाया। आंटी शांति, मेरी मदद करो। रिया वाकई नशे में है। हम उसे कमरे में ले जाते हैं। ठीक है, आंटी शांति जल्दी से आए। राधिका सिंह की मदद करने के लिए तान्या शर्मा को नियंत्रित करने में। हालांकि नशे में धुत तान्या शर्मा को वे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। तान्या शर्मा ने जोर से संघर्ष किया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे साहिल के साथ होने से रोकना चाहती हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हट जाओ। और खड़ी हुई। तान्या शर्मा के सिर को छूते हुए कणकण आज्ञाकारी थी। वापस जाओ और आराम करो। तान्या शर्मा ने अंजलि मेहता को देखा। उसकी नाक खट्टी हो गई और वह रोने लगी। माँ, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैंने तुम्हें नहीं रोका। अंजलि मेहता ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम नशे में हो। तुम्हें वापस आराम करने जाना होगा। जो भी बात है वह मिंगबू के जागने पर बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी कहना है। साहिल, मुझे तुमसे कहना है। उड़ान। नैना गुप्ता ने आह भरी। उसने आदित्य शर्मा की ओर हाथ हिलाया। साहिल, जाओ और रिया को समझाओ। अब शायद केवल तुम्हारी बातें। वाह, आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराया। इसे क्या कहते हैं? मैं बस तीसरी दी को साइन इनाम देना चाहता था। वैसे दिखावा करने की कोशिश की। जाग गया। अगर इतना आवेगी ना होता तो अच्छा होता। ये शराब वाकई हानिकारक है। उदास होकर आह भरी। आदित्य शर्मा तान्या शर्मा के सामने कदम रखा। चौथी दी, क्या तुम मेरी बात सुनती हो? बेशक मुझे साहिल सबसे ज्यादा पसंद है। तान्या शर्मा ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। उसने अपनी बाहें खोली और आदित्य शर्मा को सीधे गले लगा लिया। आदित्य शर्मा ने असहायता से मुस्कुराया। उसने तान्या शर्मा की पीठ पर हल्के से थपथपाया। उसने नरमी से कहा, चंकी, तुम मेरी बात सुनती हो तो पहले वापस जाओ। मैं बाद में तुम्हें ढूंढूंगा। ठीक है। सचमुच? क्या तुम वाकई बाद में मुझे ढूंढने आओगे? तान्या शर्मा सीधी खड़ी हुई और अपनी आंखें झपकाए, सीधे आदित्य शर्मा को देखते हुए। बेशक ये सच है। हम सबसे अच्छे भाई बहन हैं। क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? आदित्य शर्मा हंसा। लिली, हाँ, हम सबसे अच्छे भाई बहन हैं। तान्या शर्मा ने मधुरता से मुस्कुराया और दो छोटे बाघ के दांत और गाल पर गड्ढे फिर से दिखाई दिए। माँ, बड़ी दी, क्या तुमने सुना? साहिल ने कहा, और मैं सबसे अच्छी हूँ। तुम सब जलन कर रही हो। तान्या शर्मा ने गर्व से कहा, हाँ, हम सब जलन कर रही हैं। नैना गुप्ता मुस्कुराते हुए तान्या शर्मा के पास आए। उसने हाथ उठाया और उसके सिर को छुआ। उसके बिखरे बालों को ठीक करने में मदद की। कोई तुमसे नहीं छीन रहा। साहिल तुम्हारा है। ठीक है।
तुम वापस आराम करने जाओ, इंतजार करो। कल जागने पर बड़ी दी तुम्हारे लिए फैसला लेगी। नैना गुप्ता की बात सुनकर आदित्य शर्मा और राधिका सिंह एक साथ स्तब्ध रह गए। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे अच्छे नहीं थे। आदित्य शर्मा का दिल सिकुड़ा और उसे थोड़ा सीने में दर्द महसूस हुआ। उसने नैना गुप्ता की आंखों को देखा और धीरे धीरे संकुचित हो गया। उसे नहीं पता था नैना गुप्ता की बातें सच्ची थी या तान्या शर्मा को सांत्वना देने के लिए। उसके नैना गुप्ता के बारे में जो ज्ञान था, नैना गुप्ता ऐसी मजाक नहीं करती। खासकर अपनी बहन के साथ वह धोखा नहीं देती। क्या ये हो सकता है कि बड़ी दी सच बोल रही है? वह इस समय आदित्य शर्मा के कंधे पर एक जैद हाथ आया। उसने मुड़कर देखा तो वह अंजलि मेहता थी। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को एक नज़र दी, उसे संकेत दिया कि ज्यादा मत सोचो। आदित्य शर्मा ने अंजलि मेहता को क्षण भर देखा और आखिरकार सिर हिलाया। मुझे पता था कि मेरी दी मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। धन्यवाद दी। ओह चलो। तान्या शर्मा ने नैना गुप्ता को गले लगाया और उसके चेहरे पर चूमा। नैना गुप्ता ने नरमी से मुस्कुराया। ठीक है, जाओ और आराम करो। हाँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। तान्या शर्मा ने सिर हिलाया। फिर आदित्य शर्मा को देखा। साहिल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। आदित्य शर्मा ने जबरदस्ती मुस्कुराया। क्लिक करें। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा से सहमति देखी और यह राधिका सिंह की संतुष्ट सूचना थी और आंटी शांति ने उसे ऊपर ले जाने में मदद की। तीनों के जाने के बाद माहौल ठंडा हो गया। आदित्य शर्मा उसी स्थान पर बैठा और नैना गुप्ता, अंजलि मेहता और रिया वर्मा को शर्मिंदगी भरे चेहरों के साथ देखा। नैना गुप्ता की आंखें भी टाल रही थी। उसने जानबूझकर आदित्य शर्मा को नहीं देखा, लेकिन रिया वर्मा इसके विपरीत थी। इसके बजाय वह आदित्य शर्मा को घूरती रही। अंजलि मेहता ने इस शर्मनाक स्थिति को देखा और हल्के से मुस्कुराए। साहिल अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था? अब देखते हैं उद्धरण चिन्ह। आदित्य शर्मा समझ गया कि अंजलि मेहता उसे बचा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी स्पष्ट नहीं किया, मुझे अभी कुछ सोचा कि यह तरीका खुशी दी के पैरों पर निशान जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता है। उसके लिए इवनिंग ड्रेस पहनना थोड़ा असुविधाजनक है, इसलिए मैंने कहा। वाह, तो ऐसा हुआ? अंजलि मेहता मुस्कुराई। तो खुशी, तुम अभी भी क्या कर रही हो? अपनी इवनिंग ड्रेस बदलो। मुझे लगता है लिंकटियन का स्वागत लगभग खत्म हो गया है। मां साहिल को खुशी के साथ 373 के पैर पर निशान ठीक करने के लिए जाने दो। मैं तुम्हें वापस आराम करने के लिए साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी सेहत अभी ठीक हुई है, थक मत जाओ। अंजलि मेहता का मतलब स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ था। उसे नैना गुप्ता ने काट दिया। नैना गुप्ता के चेहरे को देखकर अंजलि मेहता ने हल्के से आह भरी। गुस्सा? ठीक है, फिर तुम मुझे वापस ले चलो और साहिल को खुशी के साथ जाने दो। साहिल, अगर बाद में काम बन गया तो मेरे कमरे में आने मत भूलना। मुझे बताओ। ये सुनकर आदित्य शर्मा ने बार बार सिर हिलाया। कपूर आंटी, मैं समझ गया, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है। अंजलि मेहता ने आराम से मुस्कुराया। वह जानती थी कि आदित्य शर्मा उसकी बात समझ गया था। नैना गुप्ता ने अंजलि मेहता को सहारा दिया और दोनों एक साथ ऊपर चले गए। सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर नैना गुप्ता ने हल्के से सिर घुमाया। वह आदित्य शर्मा को देखना चाहती थी, लेकिन अंत में वह नहीं मुनी। आदित्य शर्मा नैना गुप्ता की पीठ को देखता रहा और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने आह भरी। निराशा से सिर हिलाया। साहिल, चिंता मत करो, बड़ी दी अभी छोड़ नहीं सकती, लेकिन मुझे विश्वास है कि बड़ी दी भविष्य में समझ जाएंगी। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। रिया वर्मा ने आदित्य शर्मा की बाह पकड़ी और नरमी से सांत्वना दी। आदित्य शर्मा ने मुड़कर देखा। समझदार रिया वर्मा को देखकर उसका दिल बहुत गर्म था। बहुत भावुक। मुझसे औपचारिकता क्यों कर रही हो? रिया वर्मा का चेहरा लाल हो गया। बस इतना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो, ये काफी है। बेशक, आदित्य शर्मा ने गंभीरता से कहा, मैं तीसरी दी को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। रिया वर्मा खड़ी हुई और बोली, तो चलो कमरे में वापस चलते हैं, मेरे निशान ठीक करने में मेरी मदद करो। ठीक है। आदित्य शर्मा ने रिया वर्मा को ऊपर जाने में मदद की। कमरे में पहुंचकर रिया वर्मा ने पीठ फेर कर कहा, साहिल, जिप मेरे पीछे है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकती, मेरी मदद करो। ठीक है। लाल चेहरे के साथ आदित्य शर्मा पास गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 130। रिया वर्मा बॉयफ्रेंड के साथ मौके कैसे बनाएं? इवनिंग ड्रेस का बटन खोलने पर रिया वर्मा ने एक सेट शेपवियर पहना हुआ था। शेपवियर और इवनिंग ड्रेस को मिलाकर इवनिंग ड्रेस को उसकी फिगर को बेहतर ढंग से उभारने के लिए बनाया गया था। रिया वर्मा का शेपवियर शॉर्ट्स टाइप का था। ये सिर्फ कूल्हों को लपेटता था। पैर खुले थे। ये ठीक था कि आदित्य शर्मा के इलाज में देरी ना हो। साहिल, क्या ये ठीक है? रिया वर्मा आदित्य शर्मा के सामने खड़ी थी, लाल चेहरा लिए पूछ रही थी। आदित्य शर्मा मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। तीसरी दी, मुझे अब पता चला, तुम्हारी फिगर इतनी शानदार है। चलो, क्या किया? आदित्य शर्मा ने प्रशंसा की। रिया वर्मा का चेहरा और लाल हो गया।
उसकी खूबसूरत आंखों में शानदार पानी चमक रहा था, या शायद शराब के प्रभाव के कारण रिया वर्मा बहुत हिम्मती हो गई थी। वह 2 कदमों में आदित्य शर्मा के सामने आए, अपनी बाहें फैलाए और आदित्य शर्मा की गर्दन को गले लगाया। आदित्य शर्मा एक पल के लिए चौंक गया, थोड़ा आश्चर्य हुआ। रिया वर्मा को देखा। रिया वर्मा की आंखें प्यार से भरी थी और उसके होंठ हल्के से खुले थे। साहिल, मुझे वहां ले चलो। रिया वर्मा की बात सुनकर आदित्य शर्मा का दिल कांप गया और उसने रिया वर्मा को कमर से उठा लिया। अगर वह उदासीन रहता तो वह वाकई लशिया हुई बन जाता। माँ, अच्छे से आराम करो, तुम आज काफी थक गई हो। नैना गुप्ता ने अंजलि मेहता को पजामा पहनाने में मदद की। फिर अंजलि मेहता को बिस्तर पर ले गई, एक गिलास पानी डाला और उसे बेड साइड टेबल पर रखा। ये तैयार है अनन्या, 1 मिनट रुको। अंजलि मेहता ने नैना गुप्ता को रोका और अपने बगल की खाली जगह पर थपथपाया। आ यहाँ बैठ, माँ तुमसे बात करना चाहती है। नैना गुप्ता की खूबसूरत आंखों में थोड़ा उलझन झलकी। वह जानती थी कि उसकी माँ उससे क्या बात करना चाहती है। जानबूझकर टाल रही थी लेकिन मना नहीं कर सकती थी। क्या अपनी माँ के साथ थोड़ी देर बात नहीं करना चाहती? अंजलि मेहता मुस्कुराए। ऐसा कैसे? नैना गुप्ता शर्मिंदगी से पास आए। अंजलि मेहता के बगल में बैठ गई। माँ क्या सोच रही है? मैं हमेशा अपनी माँ के साथ बात करने को तैयार हूँ और हम जो भी बात करेंगे मैं स्वीकार करूंगी। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय मेरी अनन्या अच्छी है। अंजलि मेहता ने राहत के साथ हंसते हुए कहा। उसने हाथ उठाया और नैना गुप्ता के बाल ठीक किए। नैना गुप्ता के नाजुक चेहरे की विशेषताएं पूरी तरह से उभर आए और वह और भी खूबसूरत लग रही थी। अंजलि मेहता ने नैना गुप्ता को मुस्कुराते चेहरे के साथ देखा। ये बहुत अच्छा है, मेरी अनन्या खूबसूरत है, वह समझदार, सक्षम और माता पितृ भक्त है। ऐसी परफेक्ट बेटी जो भी उससे शादी करेगा वह जीवन भर खुश रहेगा, लेकिन मैं अपनी कीमती बेटी को शादी करके नहीं देना चाहती। अंजलि मेहता की प्रशंसा सुनकर नैना गुप्ता थोड़ा शर्मिंदा हो गई। उसने अंजलि मेहता का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चून की माँ मुझे छोड़ना नहीं चाहती तो मैं शादी नहीं करूंगी और हमेशा माँ के साथ रहूंगी। ये बकवास है। अंजलि मेहता ने नैना गुप्ता को प्यार से घूरा एक नज़र। क्या तुम दुनिया को समझ गई हो? यरिया की तरह बागी दौर में सोचने जैसा है। माउंट ई में जाकर साध्वी बन जाओ। उद्धारण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धारण चिन्ह मैं साध्वी बनने वाली हूँ। हर दिन बुद्ध के सामने माँ के लिए प्रार्थना और शास्त्र पढ़ना। माँ को लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। स्वस्थ नैना गुप्ता ने मधुरता से मुस्कुराया। नैना गुप्ता हमेशा ऊंची नहीं रहती। जब वह अंजलि मेहता के सामने होती थी तो वह सारी नकाब और सारे बोझ उतार देती थी। केवल अंजलि मेहता के सामने उसे एहसास होता था कि वह एक छोटी लड़की है। देख, बात कर रहे हैं। माँ का मतलब तुम सुन नहीं रही। अंजलि मेहता ने नैना गुप्ता के माथे पर थकाया। क्या तुम रिया की तरह माँ को गुस्सा दिलाने वाली हो? मैं माँ को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, लेकिन जैसा आपने कहा मैं वह नहीं कर सकती। नैना गुप्ता का चेहरा थोड़ा मलिन हो गया। क्यों नहीं कर सकती? अंजलि मेहता ने भें उठाए। जब तक तुम्हें साहिल पसंद नहीं है माँ, इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसे पा सकते हैं। अगर 2 लोग एक साथ होना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इन कठिनाइयों को पार नहीं किया जा सकता। चाहे आप एक दूसरे को कितना भी पसंद करें, कोई परिणाम नहीं होगा। नैना गुप्ता ने नरमी से कहा, मुझे कठिनाइयों पर विश्वास नहीं है। जब तक तुम दोनों पर्याप्त दृढ़ हो तुम निश्चित रूप से एक साथ आ सकते हो। अंजलि मेहता ने नैना गुप्ता का हाथ पकड़ा। पूछा, मुझे सच बताओ, तुमने रिया से जो कहा क्या वह वाकई छोटा था? बेशक ये सच्चा था। मैं बड़ी दी हूँ, मैं अपनी बहन से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें अभी भी नहीं समझती। अगर तुम सच्ची होती तो तुम तब नहीं कहती जब रिया नशे में थी। सुबह ही रिया ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, तुमने उस समय क्यों नहीं कहा? मैं नैना गुप्ता की खूबसूरत आंखें चमकी और फिर उसने सिर झुका लिया। अनन्या, जिद मत करो, भले ही तुमने मेरे बारे में लिखा हो। क्या तुमने अपने दिल को धोखा दिया है? भावनात्मक मामले कोई इसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, अंजलि मेहता ने गंभीरता से कहा। नैना गुप्ता ने उदास हंसते हुए कहा, हाँ, प्यार के मामले जबरदस्ती नहीं हो सकते। रिया की भावनाओं के साथ भी यही सच है। माँ, अगर मैं खुद को जबरदस्ती नहीं करती तो रिया को खुद को जबरदस्ती करना होगा। वह मेरी बहन है, मैं बड़ी दी के रूप में उससे कैसे लड़ सकती हूँ? खैर, साहिल को भी रिया पसंद है। शायद उनके दोनों के लिए एक साथ होना सबसे अच्छा विकल्प है। उन दोनों का एक साथ होना सबसे अच्छा विकल्प क्या है? अंजलि मेहता थोड़ा बेचैन हो गई। अनन्या, तुम समझ क्यों नहीं रही? रिया अभी छोटी है और रिश्तों की पूरी समझ नहीं है। साहिल के लिए उसका प्यार शायद सिर्फ एक आवेग है। साहिल भी रिया जैसी खूबसूरत लड़की के सामने उसका दिल धड़कना स्वाभाविक नहीं है। क्या तुम 2 बच्चों के रिश्ते के लिए अपनी खुशी छोड़ देना चाहती हो? माँ, मुझे वाकई नहीं पता तुम्हारे बारे में क्या कहूँ।
जिद्दी या मूर्ख नैना गुप्ता ने अंजलि मेहता का हाथ पकड़ा और मुस्कुराए। माँ, मेरी चिंता मत करो, शायद मैं साहिल के लिए भी आवेगी हूँ। क्या तुम इन शब्दों पर खुद विश्वास करती हो? अंजलि मेहता ने हल्के से आह भरी। तुम्हें इतने सारे प्रसिद्ध लोगों ने प्रपोज किया था, तुमने उनकी ओर देखा भी नहीं। क्या अब साहिल के इतने करीब होना एक आवेग है? नैना गुप्ता ने सिर झुकाया, अपने लाल होठों को कसकर काटते हुए। माँ, इस बारे में बात मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगी। देर हो रही है, आपको जल्दी आराम करना चाहिए, कहकर नैना गुप्ता खड़ी हुई, दरवाजे की ओर चली। अनन्या, माँ का आखिरी शब्द, अगर तुमने साहिल को छोड़ दिया तो तुम्हें पछतावा होगा, अंजलि मेहता ने गंभीरता से कहा। नैना गुप्ता एक पल के लिए रुकी, उसने अपने निचले पेट को छुआ, उसके मुंह का कोना हल्के से उठा। माँ, बाद में पछताना मेरे तय करने की बात नहीं है। सच कहूँ, मैं भी एक जवाब का इंतजार कर रही हूँ, और जब मुझे ये जवाब मिलेगा मुझे पता चल जाएगा कि क्या करना है। आराम करो, मैं जा रही हूँ। बोलने के बाद नैना गुप्ता ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। अंजलि मेहता स्तब्ध रह गई। जवाब क्या है? डिंग। रिया वर्मा का इनाम सफलतापूर्वक जारी किया गया। कुछ निशान पूरी तरह ठीक हो गए। आदित्य शर्मा के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। आदित्य शर्मा ने नीचे देखा जहां वह मालिश कर रहा था। इस समय रिया वर्मा के दाहिने पैर पर लगभग 1 इंच लंबा निशान पूरी तरह ठीक हो गया था। इसे देखकर आदित्य शर्मा बहुत उत्साहित था। ये पूरी तरह ठीक हो गया। सिस्टम का सुझाव वाकई अच्छा है। सिस्टम ने अभी संकेत दिया था, अगर आदित्य शर्मा इस बार का इनाम एक निशान पर रखता है तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर यह सभी निशान है तो ये केवल हल्का हो सकता है। आदित्य शर्मा ने थोड़ा सोचा और शायद इसे टुकड़ों में ठीक करना बेहतर हो सकता है। रिया वर्मा को बाद में साइन इनाम मिलेगा और फिर वह बाकी का इलाज करेगा। एक दिन रिया वर्मा के सभी निशान ठीक हो जाएंगे और अब एक को हटाने से रिया वर्मा का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरी दी, देखो यह निशान पूरी तरह गायब हो गया। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच रिया वर्मा खुश। उसने जल्दी से नीचे देखा और पाया कि उसके दाहिने पैर पर एक निशान पूरी तरह ठीक हो गया था। नहीं, वाकई गायब हो गया। रिया वर्मा ने अपने चिकने दाहिने पैर को छुआ। उत्साहित नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये वाकई बहुत अच्छा है। साहिल, धन्यवाद। रिया वर्मा ने उत्साह से आदित्य शर्मा को गले लगाया। कियान किया। आदित्य शर्मा ने रिया वर्मा की खुशबू महसूस की और अभी दबाई दी आग फिर से जलने वाली थी। तीसरी दी, इतना उत्साहित मत हो, इतना उत्साहित, मुझे थोड़ा असहज हो रहा है। रिया वर्मा ने आदित्य शर्मा को छोड़ा और चिंता से पूछा, साहिल तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? बस यह है कि मैं, और अभी वह रिया वर्मा चौंक गई, फिर नीचे देखा और तुरंत लाल हो गई। साहिल, अगर तुम्हें वाकई असहज है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं नम। तीसरी दी, इस बारे में बात मत करो, क्या हमने अभी सहमति नहीं की थी? अभी यह उपयुक्त नहीं है, जब मौका होगा मैं छोड़ो, मैं पहले बाहर जाता हूँ। आदित्य शर्मा दांत पीसे खड़ा हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं है कि वह कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन अब समय नहीं है, कम से कम घर पर नहीं, वरना कोई देख लेगा तो रिया को कैसे समझाएं। रिया वर्मा ने आदित्य शर्मा के भागते हुए पीठ को देखा, थोड़ा उदास महसूस किया। साहिल ने कहा कि अब समय नहीं है, हम कब तक इंतजार करेंगे? लिनहान ने कुछ सोचने के बाद अपने मोबाइल फोन को निकाला और सर्च बार में एक पंक्ति टाइप की। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ कैसे करें? पसंदीदा सुझाव साझा करें, फेलू का समर्थन करें, मूल कार्य पढ़ने का आनंद लें। अध्याय 131, राधिका सिंह के लिए एक वादा। आदित्य शर्मा रिया वर्मा के कमरे से बाहर निकले और दरवाजे पर काफी देर तक खड़े रहे। तब जाकर उनका दिल शांत हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर उस दरवाजे को देखा जो बस थोड़ी दूरी पर था। उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमेशा एक ही जगह रहना, डेरिसबेर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लगता है मुझे रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी होगी। भाई राजेश, क्या बात है, इतना तनाव क्यों? मैं दूसरी जगह रहने की सोच रहा हूँ। हाँ, आदित्य शर्मा ने आवाज सुनकर सिर घुमाया और देखा कि राधिका सिंह उनकी ओर आ रही थी। दूसरी दीदी, तुम यहाँ कैसे? आदित्य शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। क्या भाव है तुम्हारे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पकड़ने आई हूँ? मैं बस यहीं से गुजर रही थी, तुम्हारी बातें सुन ली। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को गुस्से से देखा। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं, अरे, आदित्य शर्मा ने अटपटाते हुए सिर कुचलाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राधिका सिंह को अपनी मौजूदा मनोदशा कैसे बताएं। आदित्य शर्मा के चेहरे को देखकर राधिका सिंह हंस पड़ी। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अंत में ऐसा मत करो। अभी समय सही नहीं है। हाँ, मुझे भी पता है कि समय सही नहीं है, लेकिन कब तक इंतजार करें? आदित्य शर्मा ने आह भरी। जब तक जवाब ना मिल जाए शायद तब तक बेहतर होगा। राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जवाब? कौन सा जवाब? आदित्य शर्मा ने संदेह भरी नजरों से राधिका सिंह को देखा। हाँ, तुम्हें खुद ढूंढना होगा, मैं थक गई हूँ।
अब आराम करने जा रही हूँ। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को हाथ हिलाया और जाने को हुई। दूसरी दीदी रुको, साफ साफ बताओ। आदित्य शर्मा ने जल्दी से राधिका सिंह को रोका। अगर तुमने साफ नहीं बताया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को देखा और मधुरता से मुस्कुराए। ठीक है, फिर मैं नहीं जाती, तुम्हारे साथ यहीं रहती हूँ या फिर तुम मुझे 660 में ले चलो। मैं तुम्हारी बात की गई उस जगह को देखना चाहती हूँ। हाँ, आदित्य शर्मा चौंक गए और फिर उनके हंट कड़वे हो गए। दूसरी दीदी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेरे दिमाग में बस यह विचार आया था, वहां रहने की जगह कहाँ से लाऊं है। राधिका सिंह खिलखिलाकर हंसी, जब कोई जगह ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ कहकर आदित्य शर्मा के जवाब का इंतजार किए बिना राधिका सिंह उनके पास आए और उनके गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। इससे तुम्हें बेहतर लगेगा। राधिका सिंह का चेहरा लाल हो गया, उनकी खूबसूरत आंखें चमकी और वह आदित्य शर्मा के पास से गुजर गई। आदित्य शर्मा ने हैरानी से अपने चेहरे को छुआ और फिर परेशानी से बोले, ये क्या था? तुमने पीकर सब खत्म कर दिया? वैसे राधिका सिंह सीढ़ियों पर रुकी, अचानक पलटी और आदित्य शर्मा को देखकर मुस्कुराई। दो बातें हैं, बड़ी दीदी अभी छत पर गई हैं, उनके मन में कुछ उलझन होगी। आमतौर पर जब बड़ी दीदी छत पर जाती हैं तो उनके दिल में कोई गांठ होती है जो सुलझ नहीं रही। अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो जाओ। दूसरी बात, रिया सो गई है, सोने से पहले वह तुम्हारा नाम पुकार रही थी। अगर तुम जल्दी काम खत्म कर लो तो उसे देखने जाओ। बस इतना, मैं जा रही हूँ कहकर राधिका सिंह ने हाथ हिलाया और ऊपर चली गई। आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह की पीठ को देखा, उनका दिल भर आया। वह बहुत आभारी थे। दूसरी दीदी ने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन वह हमेशा दूसरी दीदी को नजरअंदाज करते रहे। पिछले कुछ दिनों में कपूर मैंशन में बिताए समय को याद करते हुए आदित्य शर्मा ने महसूस किया कि दूसरी दीदी के साथ अकेले बिताया समय सिर्फ थोड़ा सा था और कार में बिताया समय सबसे लंबा था। आदित्य शर्मा जितना सोचते उतना ही प्रिया के लिए उन्हें अफसोस होता। उन्होंने दांत पीसे और प्रिया के पीछे दौड़े, उनकी पीठ को देखा और चिल्लाए, दूसरी दीदी। हाँ, राधिका सिंह ने मुड़कर आदित्य शर्मा को देखा। दूसरी दीदी, कुछ दिनों में मैं तुम्हें समुद्र तट पर ले चलूंगा। तुम्हें समुद्र बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे साथ समुद्र देखने चलूंगा। ठीक है, आदित्य शर्मा ने सच्चाई से कहा। राधिका सिंह का पूरा शरीर कांप उठा और उनकी मुट्ठियां कस गई। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने चमकती हुई मुस्कान दी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। साहिल, मैं वाकई थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ कहकर राधिका सिंह मुनी और तेजी से चली गई। जब राधिका सिंह ऊपर गई, उन्होंने पीठ फेर कर अपने मुंह को हाथों से ढक लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दुख के आंसू नहीं थे बल्कि भावुकता के आंसू थे। राधिका सिंह का दिल वाकई भावनाओं से भरा था। उन्हें आखिरकार पता चला कि आदित्य शर्मा ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया था बल्कि उनके बारे में सोचते थे। आदित्य शर्मा का वादा पाकर राधिका सिंह को लगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब इसके लायक था। बेवकूफ भाई, मैं तुम्हें वाकई बहुत पसंद करती हूँ। राधिका सिंह ने अपने आंसू पोंछे। उनके होठों पर खुशी की मुस्कान उभरी और वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में लौटने के बाद राधिका सिंह ने आराम नहीं किया। उन्होंने अपनी अलमारी खोली। कपड़े चुनते हुए वह आदित्य शर्मा के साथ समुद्र तट पर अकेले जाने की कल्पना करने लगी। ये दृश्य निश्चित रूप से बहुत खुशी भरा होगा। आदित्य शर्मा सीढ़ियों के पास कुछ देर रुके और फिर मुड़कर चले गए। उन्होंने अभी राधिका सिंह की छोटी छोटी हरकतें देखी थी। राधिका सिंह की उत्साह भरी भावनाओं ने आदित्य शर्मा को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि अगले कुछ दिनों में राधिका सिंह का खास ख्याल रखेंगे। राधिका सिंह के साथ भी लगभग ऐसा ही था। वह राधिका सिंह को समुद्र देखने ले जाएंगे। जो लोग निस्वार्थ हैं उन्हें भी देखभाल की जरूरत होती है। दूसरी दीदी, मेरे लिए रुको, मैं जल्द से जल्द चीजें संभाल लूंगा। आदित्य शर्मा की आंखें सिकुड़ी। एक दृढ़ चमक उनमें झलकी। वह उस चौराहे पर आए जो छत की ओर जाता था और सीधे ऊपर जाने की सोचने लगे। लेकिन इस समय आदित्य शर्मा को अंजलि मेहता का पहले दिया गया संकेत याद आया और वह रुक गए। पहले कपूर आंटी से मिलने चलते हैं। शायद कपूर आंटी मुझे कोई अच्छी सलाह दें। हाँ, आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और अंजलि मेहता के कमरे की ओर मुड़ गए। खटखट। 2 बार दरवाजा खटखटाने के बाद आदित्य शर्मा ने धीरे से कहा, कपूर आंटी आप सो गई? साहिल, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आदित्य शर्मा ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। इस समय अंजलि मेहता ने पायजामा पहन लिया था और बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन वह आराम नहीं कर रही थी। आदित्य शर्मा के आने पर उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम आज रात यहाँ नहीं हो। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर आदित्य शर्मा को इशारा किया, आओ बैठो। ठीक है। आदित्य शर्मा अंजलि मेहता के पास गए और बैठ गए। दरअसल मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस अभी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा, कपूर आंटी तुम्हारी मौजूदा मनोदशा समझती हैं।
अफसोस कपूर आंटी, तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। मैं सिर्फ कुछ सलाह दे सकती हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है। हाँ, मुझे पता है, कपूर आंटी की सलाह से मैं संतुष्ट हूँ। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। हाय, अंजलि मेहता ने हल्की सी आह भरी। मैंने अभी तुम्हारी बड़ी दीदी से बात की, वह अभी भी बहुत उलझन में है और तुम्हें इसका कारण पता होना चाहिए। हाँ, आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। बड़ी दीदी को रिया की भावनाओं की चिंता है। वह खुद को एक वयस्क मानती हैं। उनके दिल में खुशी और रिया उनकी बेटियों की तरह हैं। उन्हें अपनी बेटियों से पुरुष के लिए लड़ने देना, वह वाकई ऐसा नहीं कर सकती। साहिल, अगर तुम अनन्या के साथ हो तो तुम्हें उनकी इस गांठ को खोलना होगा। आदित्य शर्मा ने परेशानी से कहा। मुझे पता है कि बड़ी दीदी की गांठ कहाँ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। अंजलि मेहता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। कपूर आंटी तुम्हें एक रास्ता दिखाएंगी। अगर तुम खुशी और रिया को ये साबित कर सको कि वह बड़ी हो गई हैं, जैसे तुम्हारी दूसरी दीदी, तो तुम्हारी बड़ी दीदी की गांठ खुल जाएगी। आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी। हाँ, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। बड़ी दीदी अब एक चील की तरह है जो तीसरी और चौथी दीदी की रक्षा कर रही हैं। अगर तीसरी और चौथी दीदी अपने पंख फैला सके तो बड़ी दीदी की रक्षा करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तरीका अच्छा है। कपूर आंटी धन्यवाद, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं पहले बड़ी दीदी से बात करूंगा, फिर मैं तीसरी और चौथी दीदी के मन को बेहतर करने में मदद करूंगा। इतनी जल्दी मत करो, अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को रोका। मैंने अभी बात पूरी नहीं की। तुमने अभी बहू नहीं चुनी और मुझे भूल गए कपूर आंटी को। आदित्य शर्मा ने अटपटाते हुए मुस्कुराया। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। वैसे भी अगर मैं वाकई बड़ी दीदी के साथ रहूं तो क्या मैं अभी भी आपकी गोद में नहीं रहूंगा? आपकी जगह मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य शर्मा की बात सुनकर अंजलि मेहता को राहत मिली और वह मुस्कुराए। तुम्हारा मुंह वाकई मीठा है। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। बस 2 बातें। पहली बात कपूर एंटरप्राइजेज से है। बात शुरू होती है मेरे दादाजी के समय से और आज तक पूरी नहीं हुई। यह मेरा अफसोस है। यह अनन्या का भी एक लक्ष्य है। अगर तुम अपनी बड़ी दीदी की इस काम में मदद कर सको तो शायद ये तुम्हारे रिश्ते में भी मदद करेगा। आदित्य शर्मा ने ये सुना तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या बात है, इतिहास इतना पुराना है? ये लंबी कहानी है, मैं अभी तुम्हें सिर्फ इसका जिक्र कर रही हूँ, बाद में विस्तार से बताऊंगी। दरअसल 2 कपूर एंटरप्राइजेस हैं। एक हमारा मौजूदा कपूर एंटरप्राइजेस, दूसरा बेंगलुरु में है। दोनों कपूर एंटरप्राइजेस एक ही कबीले के हैं और कपूर परिवार के पूर्वजों ने स्थापित किए थे। आदित्य शर्मा चौंक गए। 2 कपूर एंटरप्राइजेस। अध्याय 132 छत पर एक रात। प्रिय पीएसएल प्रायोजकों के पिताओं, सोनाली पाठक के बारे में चिंता ना करें। मेरा नाम सोनाली पाठक है। अगर मैं नायिका नहीं बन सकती तो कुछ और दृश्य तो चला ही सकती हूँ। वाह, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। 2 कपूर एंटरप्राइजेस। आदित्य शर्मा ने हैरानी से अंजलि मेहता को देखा। कपूर आंटी, इसका क्या मतलब है? हाय, यह एक तरह का कर्ज जैसा लगता है। अंजलि मेहता ने आह भरी और फिर आदित्य शर्मा को दोनों कपूर कबीले समूहों की उत्पत्ति बताई। दरअसल दोनों कपूर एंटरप्राइजेस एक ही कपूर परिवार के पूर्वजों के हैं। उन्होंने विदेशी व्यापार से शुरुआत की और उनका व्यवसाय बड़ा होता गया और बाद में विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हुआ। दरअसल सबसे शक्तिशाली क्षेत्र रियल एस्टेट था। कपूर एंटरप्राइजेज ने अंजलि मेहता के दादाजी के समय में रियल एस्टेट में कदम रखा। बेशक उस समय रियल एस्टेट सिर्फ एक प्रारूप में था, मुख्य रूप से जमीन के लिए प्रतिस्पर्धा में। बाद में बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। अंजलि मेहता के दादाजी के भाई यानी उनके दूसरे दादाजी ने पूरा परिवार बेंगलुरु ले जाकर विकास किया। मुंबई के कपूर एंटरप्राइजेज ने बेंगलुरु के कपूर परिवार को बहुत वित्तीय सहायता दी। बाद में बेंगलुरु का कपूर परिवार तेजी से प्रसिद्ध हुआ और लगभग बेंगलुरु रियल एस्टेट का नेतृत्व करने लगा। जब बहुत ज्यादा शक्ति मिल गई तो आकांक्षा भी बड़ी हो गई। मौजूदा बेंगलुरु कपूर परिवार यह स्वीकार नहीं करता कि वह मुंबई कपूर परिवार की शाखा है, बल्कि उनके लिए वह खुद मालिक हैं और मुंबई का कपूर एंटरप्राइजेज बेंगलुरु के कपूर परिवार का होना चाहिए। जब अंजलि मेहता की पीढ़ी आई तो विवाद और बढ़ गए और अंजलि मेहता लगभग कपूर एंटरप्राइजेज की अध्यक्ष के रूप में नहीं बैठ पाए। सौभाग्य से अंजलि मेहता के पिता ने अंजलि मेहता की बीमारी के दौरान कपूर एंटरप्राइजेज को स्थिर किया, वरना कपूर एंटरप्राइजेज वाकई बेंगलुरु के कपूर परिवार की शाखा बन गया होता। तो ऐसा हुआ था। हाँ, तो बेंगलुरु का कपूर परिवार थोड़ा भूल गया है। अंजलि मेहता के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। दरअसल ये सब कपूर परिवार की संपत्ति है। भले ही अलग हो गए हो, लेकिन बेंगलुरु का कपूर परिवार हर हाल में मुंबई के कपूर परिवार को निगलने की कोशिश करता है। उनके पास मुंबई के कपूर परिवार को निगलने का क्या हक है? आदित्य शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मुंबई के कपूर परिवार के बिना उनका बेंगलुरु कपूर परिवार होता?
अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा, लोगों के पास कारण है क्या? अब कपूर एंटरप्राइजेस हम माम बेटियों के हाथ में नहीं है। लोग सोचते हैं कि महिलाएं कपूर एंटरप्राइजेस की मालिक नहीं हो सकती, वरना वह देर बेर किसी बाहरी उपनाम से निगल लिए जाएंगे। आखिर महिलाओं को शादी करनी पड़ती है, वह सोचते हैं कि उनका उपनाम कपूर है, यही कारण है। महिलाओं में क्या गलत है? क्या उनके शरीर में कपूर परिवार का खून नहीं है? वह सब पुराने हैं। पुरुषों को श्रेष्ठ मानने के विचार के साथ बेंगलुरु का कपूर परिवार शायद कुछ जिद्दी पुराने लोग हैं। आदित्य शर्मा ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, जरूरी नहीं, वह बस एक बहाना बना रहे हैं। हाय, जितनी ज्यादा ताकत उतनी बड़ी त्वाकांक्षा, यही मानव स्वभाव का नीच हिस्सा है। अंजलि मेहता ने हल्के से आह भरी। आदित्य शर्मा ने उदास अंजलि मेहता को देखा और गंभीरता से कहा, कपूर आंटी चिंता ना करें, मैं कपूर एंटरप्राइजेस को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बहुत खुश हूं तुम्हारे पास ये दिल है, यह अच्छा है। दरअसल तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताकत के मामले में हमारा मुंबई कपूर परिवार बेंगलुरु के कपूर परिवार से बिल्कुल कम नहीं है। बेंगलुरु का कपूर परिवार मुंबई के कपूर परिवार को निगलना चाहता है। यह आसान काम नहीं है। कहावत है, मजबूत ड्रैगन जमीन के सांप को नहीं दबा सकता, और हम तो जमीन पर एक मजबूत ड्रैगन है। मैंने बेंगलुरु के कपूर परिवार को दिल से नहीं लिया, लेकिन तुम्हारी बड़ी दीदी अलग हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ बचाव करने से बेंगलुरु का कपूर परिवार और बढ़ेगा। उन्हें सक्रिय रूप से हमला करना चाहिए। और मेरे पिता जो अनन्या के दादाजी हैं, उन्होंने अनन्या को एक विरासत छोड़ी। अगर संभव हो तो अनन्या को बेंगलुरु का कपूर परिवार वापस लेना चाहिए। अनन्या ने अपने दादाजी की विरासत को कभी नहीं भुलाया, इसलिए इन वर्षों में वह कपूर एंटरप्राइजेस की ताकत को मजबूत करती रही हैं और किसी भी समय पूर्व की ओर जाने के लिए तैयार हैं। आदित्य शर्मा ने ये सुना तो हंसे और बोले, मेरी दीदी की त्वाकांक्षा वाकई छोटी नहीं है, लेकिन मैं उनका समर्थन करता हूँ। शादी सही है, अंधा बचाव सिर्फ दूसरों को और बेशर्म बनाएगा। क्या अक्सर नहीं कहा जाता कि हमला सबसे अच्छा बचाव है? बेशक अगर हम हमले के दौरान बेंगलुरु के कपूर परिवार को हरा सके तो और भी बेहतर होगा। अंजलि मेहता ने ये सुना तो मुस्कुराए। तुम्हारी और तुम्हारी बड़ी दीदी की सोच एक जैसी है। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं और मेरे पास ऊर्जा नहीं है। कपूर एंटरप्राइजेस अब तुम पर निर्भर है। तुम जो भी करो मैं तुम्हारा समर्थन करती हूं। हालांकि इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। निकट भविष्य में बेंगलुरु के कपूर परिवार की ओर से कोई हलचल नहीं होगी। मैंने तुम्हें ये बताया बस तुम्हें अनन्या के मन की एक और बात बताने के लिए। हाँ, आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। मैंने इस बात को नोट कर लिया। कपूर आंटी, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात के बारे में मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। अंजलि मेहता ने भैं सिकोड़ ली। मैंने अभी अनन्या से बात की। जाने से पहले उन्होंने कहा कि वह एक जवाब का इंतजार कर रही हैं। इस जवाब के साथ वह तुम दोनों के रिश्ते को तय कर सकती हैं। मैं वाकई नहीं समझ पाए अनन्या किस जवाब का इंतजार कर रही हैं। एक और जवाब? आदित्य शर्मा ने भौहें सिकोड़ ली। अभी राधिका सिंह ने भी जवाब का जिक्र किया था। क्या यह एक आधिकारिक जवाब है? क्या यह उस रात से संबंधित हो सकता है? वास्तव में बड़ी दीदी को नहीं पता क्या मेरे साथ कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वह उस रात बेहोश थी, अगले दिन उन्हें पता चल ही गया होगा। क्या उन्हें अभी भी नहीं पता कि उनके शरीर के साथ क्या हुआ? तो फिर यह जवाब क्या हो सकता है? क्या इसका कपूर आंटी ने बताया बेंगलुरु के कपूर परिवार से कोई लेना देना है? क्या बड़ी दीदी बेंगलुरु के कपूर परिवार को हरा लेने के बाद मेरे साथ रहने की सोच रही हैं? कमाल है, फिर तो हमें बंदर के साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आदित्य शर्मा ने भैं सिकोड़ ली और लंबे समय तक सोचने के बाद भी जवाब नहीं समझ पाए। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा की सिकुड़ी भैं और जान गई कि उन्हें नहीं पता तो वह मुस्कुराए। यहां समय बर्बाद मत करो, मैंने जो कहना था कह दिया, जाओ अपनी पत्नी को ढूंढो। आदित्य शर्मा होश में आए, शर्मिंदगी से मुस्कुराए। हाँ, तो कपूर आंटी मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी आराम करो। आदित्य शर्मा खड़े हुए, अंजलि मेहता को अलविदा कहा और मुड़कर चले गए। आदित्य शर्मा की जाने की पीठ को देखते हुए अंजलि मेहता ने हल्की सी आह भरी। उनकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक झलकी। अंजलि मेहता के कमरे से निकलकर आदित्य शर्मा सीधे छत पर गए। छत पर पहुंचने पर उन्हें नैना गुप्ता दिखी। नैना गुप्ता छत के किनारे पर बैठी थी। उनके पैर हवा में लटक रहे थे और उनके पास एक रेड वाइन की बोतल थी। उनके हाथ में एक वाइन ग्लास था और वह तारों को देख रही थी। ये देखकर आदित्य शर्मा मुस्कुराते हुए उनके पास गए। गिलास उठाकर चांद को न्योता देना यह मूड बुरा नहीं है, लेकिन अकेलापन दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ एक गिलास पी लूं। नैना गुप्ता ने पीछे मुड़े बिना, जैसे उन्हें पहले से पता था कि आदित्य शर्मा आएंगे, कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें साथ नहीं देना तो क्या तुम चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आदित्य शर्मा हंसते हुए नैना गुप्ता के पास बैठ गए। मुझे तुम्हें देखना होगा, कहीं तुम गिर गई तो ये छठी मंजिल है।
बहुत ऊंची है। नैना गुप्ता ने सिर घुमाया। आदित्य शर्मा को देखा, आंखें मटकाए। अगर तुम ना आते तो मैं नहीं गिरती। तुम आए। शायद क्यों? आदित्य शर्मा बहुत हैरान हुए क्योंकि तुम बेचैन करने वाले हो। नैना गुप्ता मुस्कुराए। उनकी खूबसूरत आंखों में चालाकी थी। नैना गुप्ता के भाव देखकर आदित्य शर्मा ने अपनी छाती पकड़ ली। मेरा दिल दुख रहा है। तो मैं बड़ी दीदी के दिल में ऐसा इंसान हूं। बहुत दुख हुआ। नहीं, मुझे एक गिलास वाइन पीनी होगी इसे दबाने के लिए। कहते हुए आदित्य शर्मा ने हाथ बढ़ाया। नैना गुप्ता के हाथ से वाइन ग्लास लिया और उसे पी गए। यह मेरा ग्लास है। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा को घोरा। तुम बिल्कुल परायपन से नहीं देखते। अच्छी वाइन। आदित्य शर्मा ने आह भरी। तुरंत पूछा, दीदी आपने अभी क्या कहा? माफ कीजिए, ये वाइन इतनी अच्छी है। मैंने सुना नहीं। उन्होंने सिर हिलाया। तुम बिगड़ने वाले हो। हा। आदित्य शर्मा जोर से हंसे। इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। दीदी आपको पता था कि मैं आ रहा हूं फिर भी दूसरा गिलास नहीं लाए। तो मुझे आपका ही इस्तेमाल करना पड़ा। मैं तुम्हारे लिए क्यों लाऊं? मैं तुम्हारी कुछ देनदार हूं क्या? नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा को हल्का सा घरा। आप मेरी देनदार नहीं है, मैं आपका देनदार हूं। आदित्य शर्मा ने कंधे उचकाए। लेकिन मैं चुका नहीं सकता तो मैं खुद को ही आपको दे सकता हूं। बदमाश। नैना गुप्ता का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से चिल्लाए, हाँ बदमाश हो या कुछ और, आप इस जिंदगी में मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। आदित्य शर्मा ने हाथ उठाए और रात को देखा। कुछ देर खामोशी के बाद नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा की ओर देखा। क्या तुम अधिकारी को देख रहे हो? चांद को देख रहा हूं। आदित्य शर्मा ने धीरे से जवाब दिया। क्या तुम चांद के महल में चंदे को देख सकते हो? इतना आकर्षक। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा के हाथ से वाइन ग्लास लिया और रेड वाइन डालने को तैयार हुई। चंगे तो नहीं दिखी लेकिन एक जवाब दिखा, खटाक। आदित्य शर्मा के शब्दों के साथ ही नैना गुप्ता का हाथ अचानक कांप गया और वाइन ग्लास छठी मंजिल से नीचे गिर गया। आदित्य शर्मा ने देखा और चिल्लाए, दीदी आप क्या कर रही हैं? इतना अच्छा गिलास यूं ही फेंक दिया। अब कैसे पेंगे? नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा को सीधे घोड़ा। उनकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या पता है? आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे पता है कि अब मैं पी नहीं सकता। हाय, इतना अच्छा माहौल बर्बाद। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। क्या तुम मुझे बताने वाले हो?